मित्रों नमस्कार। इसके पहले मैंने आपको इस सीरीज़ में चैप्टर 1 पढ़ाया। उसमें यह था कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य आपको क्या है और साक्ष्य विधि का क्या महत्व है, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साक्ष्य विधि क्या है और इसका मैं अब धाराओं को आपको अध्ययन कराऊँगा। सेक्शन 1 से लेकर 167 तक के जो भी धाराएँ हैं इसमें, उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा वो क्या है वो। तो आज हम इसको आपको जो पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वह यह है कि साक्ष्य विधि के उद्देश्य क्या है, साक्ष्य विधि क्यों बनाई गई। पहले इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि साक्ष्य विधि बनाई क्यों गई। वास्तविकता यह है मित्रों कि साक्ष्य विधि के जो 1872 को जिसको सर स्टीफंस द्वारा बनाया गया, इसके पहले भारत में कई ऐसी विधियाँ तो थीं जो कस्टम से चल रही थी, जिनका एक प्रथा के स्वरूप चल रही थी, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई विधि नहीं थी। इसके पहले जो चार्टर प्रेसिडेंसी के रूल्स कुछ थे, कुछ हाईकोर्टों में थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह में, वहाँ तो आंग्ल विधि अडॉप्ट की जाती थी, वो उसको आंग्ल विधि को मानते थे। लेकिन जो अन्य मुफस्सल न्यायालय, जो छोटी न्यायालय होती है जिसे कहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी विधि नहीं थी। खासतौर से हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग नियम थे। तो हिंदू क्या साक्ष्य अपने दे रहे हैं विधि से संबंधित, हिंदू लॉ में, मुस्लिम विधि में क्या जा रहा है, तो साक्ष्यों का कोई एक रूप नहीं था जिससे पता चलता है कि क्या साक्ष्य देना है और क्या साक्ष्य नहीं देना है, साक्ष्यों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, साक्ष्यों की कितनी वैल्यू होगी और भारतीय परिस्थितियों में साक्ष्यों को कैसे रखा जाए जिससे सही से आदमी का समझ सके और आदमी व्यक्ति के साथ न्याय हो सके। तो वादकारी के साथ न्याय होने की कोई एक निश्चित रूपरेखा नहीं थी, समाज के अनुसार नहीं थी। इसलिए भारत में जो प्रचलन में था, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसे नियम को बनाने की आवश्यकता हुई, एक ऐसे एक्ट को बनाने की आवश्यकता हुई जो भारतीय परिवेश में सही से लोगों को न्याय दिला सके। ये इसका ऑब्जेक्ट था। इसको ध्यान में रखते हुए कई तमाम कमीशन बैठे और उन कमीशनों के बाद चौथे पाँचवें प्रयास में सर स्टीफेंस ने एक एक्ट तैयार किया, एक मैं कह सकता हूँ उसको आप सादा भाषा में कह सकते हैं कि एक प्रारूप तैयार किया, एक चार्टर तैयार किया और उसके पश्चात जो है उसी को अडॉप्ट किया गया और 167 धाराएं उसमें डाली गई। और उस 167 धाराएं, जो कि धाराएं तो आप देखेंगे तो बहुत कम आपको लगेंगे कि पूरे एविडेंस एक्ट धारा केवल 167 दी गई, लेकिन यह 167 धाराएं जो हैं वह ऐसी हैं कि किसी भी मामले की परिस्थितियों को पूरी तरह से कवर करती है। साक्ष्य कैसे भी हो ये कवर करती हैं। और आप देखेंगे कि इतना बढ़िया एक्ट ये बनाया गया, एविडेंस एक्ट, जो सर स्टीफेंस द्वारा बनाया गया, ये एक बहुत बड़ी देन है विधि के रूप में हम लोगों के सामने, जिसको हम पढ़ते हैं और आज भी यह एक्ट पूरी तरह से रिलेवेंट होगा। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत न्याय के बारे में जो कहना चाहता हूँ वह मैं कह रहा हूँ, बहुत खुले दिल से बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि एक चीज़ हम और देखते हैं कि जो एक्ट में जो मूल भावना थी एक्ट को, इधर कई नियमों द्वारा देखा गया या कई हम देखा कि वह जो बनाए गए, मैं उस पर वो सम्मान साथ करना चाहूँगा, वह उतने रिलेवेंट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पक्ष के विषय में ज़्यादा साक्ष्य की महत्व बढ़ते जा रहे हैं और एक पक्ष को जैसे कमज़ोर किया जाता रहा। मैं बहुत सम्मान साथ इस बात, ये मेरी केवल एक विचार है, मैं इससे किसी को ना तो आहत करना चाहता हूँ, ना किसी मेरे खिलाफ किसी कोई मंशा है करने की। लेकिन जो मैं देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने अनुभव किया, यह जो एक्ट बनाया गया था आप देखेंगे तो पहले जो साक्ष्य विधि बनाई गई वो तमाम चीज़ों को परिवर्तन भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसे जो नए अमेंडमेंट डाले गए एविडेंस एक्ट में, वो समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए, किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसका प्रभाव बड़ा व्यापक है, वह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय केवल यह है आपके सामने कि आप एविडेंस एक्ट को देखें, समझें। एक चीज़ और निवेदन कर देना चाहता हूँ आपको कि आप जब किसी एक्ट को पढ़ें या समझें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट जरूर जानें। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स को जब जानेंगे और लीगल जूरिस्प्रूडेंस को जानिए और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को जानिए। जब आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को जानेंगे, लीगल जूरिस्प्रूडेंस को जानेंगे, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, इसको आप जानेंगे, तब आप सही दिशा में किसी भी एक्ट को पकड़ पाएंगे, किसी भी एक्ट को आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं एक निवेदन कर दूं कि जो भी मैं सेक्शन पढ़ाऊँ आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूं, उसको एक दिन पहले ही आप लोग अगर अपने घर में अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें और उसके बाद पढ़ाने के बाद, समझने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करें, आप उसको ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले जो चीज़ थी कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्ट ये था कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो हर परिस्थितियों में हर व्यक्ति के लिए समाज की दृष्टि से उचित हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट की स्थापना की गई, इस एक्ट को बनाया गया स्टीफेंस द्वारा। अब आप देखेंगे तो एक्ट तो था हमारे पास, एविडेंस एक्ट पहले का था, लेकिन वह पूरी तरह से इंग्लिश लॉ था। उस इंग्लिश लॉ में कुछ संशोधन किया गया, कुछ चीज़ें जोड़ी गई, उस पर कमेटी बैठी, अब अंत में फाइनली इसको आपके सामने साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब इसमें आप देखेंगे तो एक चीज़ मैं और बता दूं आपको
जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें तो आप उसको पहले पेज से, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करें, और जहाँ पे वो एक्ट ख़त्म होता है वहाँ तक आप उसका अध्ययन करें। मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपको, देखिए और एक चीज़ बता दें आपको कि जब आप इस एक्ट को पढ़ें, किसी भी एक्ट को पढ़ें, तो उसको तोड़ के पढ़ें। एक जो कहीं दिया हुआ है आपको कोई पैराग्राफ्स है, कानून है, या कोई भी चीज़ आप कानून से संबंधित पढ़ें, सेक्शन में खास तौर से आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सेक्शन पर उसको कई खंडों में तोड़ दें। उस खंड को जब आप तोड़ेंगे कई खंडों में, तो उसके कई अवयव हो जाएंगे, कई तत्व हो जाएंगे, कई पार्ट हो जाएंगे। फिर आप उनको एक एक पार्ट को एक एक से मिलाते चलेंगे, तो आप ये चीज़ देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर हो रही हैं, पढ़ने में सहूलियत होगी, समझने में सहूलियत होगी। अब देखिए आप इसको, इसमें कहा क्या गया, आप किताब अगर हो तो खोल के देख लें, इसमें साफ कहा हो गया है प्रियम्बल, where it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। इसका मतलब यह हुआ कि प्रियम्बल जो आपको जो प्रस्तावना ही दी हुई है, इसके मुख्य उद्देश्य का क्या है, इसीलिए मैंने आपको बताया उद्देश्य का जरूर पढ़ें, एक्ट ऑब्जेक्ट जरूर पढ़ें। तो उसमें लिखा जहाँ पे कंसोलिडेट, यानी जहाँ पे कई लॉ थे उनको एक करने के लिए। देखिए यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, क्योंकि भारतवर्ष में कई अलग न्यायालय थी, अलग अलग समाज थे, अलग अलग क्षेत्र थे, तो उनके लिए संबंधित एक कंसोलिडेट अलग अलग कानून थे, तो उनको कंसोलिडेट करना नंबर एक। नंबर टू, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो जो अमेंड था, जो आंग्ल विधि थी, उसको अमेंड करते हुए और उसको डिफाइन करने के लिए यह लॉ आपके सामने लाया गया। तो यह अगर आप पढ़ लेते हैं, मैंने इतना जो रूपरेखा आपको बताया, जो विस्तार से बताया, उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट ये था कि आप इसको समझें। सपोज आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, पीसीएसजी में बैठते हैं, एचजीएस में जाते हैं, विधि सेवा में है, कहीं अन्य किसी न्यायिक सेवा में है, या सामाजिक चर्चा में ही कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद आप वकील बने, जज बने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, हमको सेक्शन ना बताइए आप, अगर कोई ये पूछे आपसे इंटरव्यू में कि सेक्शन ना बताइए, हमें आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या था साक्ष्य विधि बनाने का, तो आप क्या बताएंगे? सेक्शन तो लिखा नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको जानना जरूरी है प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा समझाएगा। जो मैंने बताया आपको, हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी में देख लें, अंग्रेजी मीडियम छात्र अंग्रेजी में समझ सकते हैं। मैं दोनों ही भाषाओं में समझाने का प्रयास करूंगा आपको, चूँकि हम लोग दोनों ही भाषाओं को पढ़ते हैं। ज़्यादातर अवर न्यायालय में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे जगहों पर अवर न्यायालय के सारे कार्य हिंदी भाषा में ही संपादित होते हैं, क्रिमिनल में खासतौर से। उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता दूंगा आपको, उत्तर प्रदेश में जनरल रूल जो क्रिमिनल है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि क्रिमिनल की सारी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल संबंधित लॉ से सारी संबंधित हिंदी में ही होगी। और अगर कोई अधिवक्ता अंग्रेजी में कार्य करना चाहता है क्रिमिनल लॉ से संबंधित, तो उसको अपोजिट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं परमिशन लेता है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर अपोजिट पार्टी इस बात को ऑब्जेक्शन करती है कि आपकी भाषा या इंग्लिश भाषा में समझ में नहीं आती है, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि फिर आप उसको समझाएं। इसलिए सारी जो न्यायालय की भाषा है, अवर न्यायालय की जो भाषा है, वह हिंदी ही है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान, जहाँ तक मुझे जानकारी, कई राज्यों में हो सकती है, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया आपको। और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी गवाहियाँ, सारे न्यायालय की सारी जिरह प्रक्रियाँ सारी हिंदी में होती है। इसलिए हिंदी माध्यम के छात्र भी समझें और अंग्रेजी के माध्यम के छात्र भी समझें। एक्ट आप लोगों के पास होगा। एक्ट एक निवेदन और कर दूं आप लोगों से, एक बड़े ही सम्मान साथ कहना चाहूँगा, एक बुक है रेवाशंकर गोविंदराम त्रिवेदी साहब की, आप उसका अध्ययन करें। हिंदी में मैंने कई बुक पढ़ी, अंग्रेजी की भी कई किताबें पढ़ी, हिंदी की भी कई किताबें पढ़ी, तमाम लेखकों को पढ़ा। अन्य लेखकों का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि रेवाशंकर गोविंदराम त्रिवेदी इज़ द बेस्ट, उसको आप पढ़ें। अन्य भी अच्छे हैं लेकिन आप उसको पढ़ें, वह बहुत एक कानून की जानकारी के लिए और अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप देखें। अब आप देखें, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी एक न्यायिक व्यवस्था आई, बहुत पहले की है, हीरा एच आडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969 2cc 662 पेज नंबर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हीरा एच आडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969 2SCC 662। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कंट्रेरी अगर व्यवस्था कहीं आ रही है, ऐसे तो आंग्ला भी मानते हैं हम लोग, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, हम लोग दोनों पढ़ते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था है जो हिंदी एविडेंस एक्ट में नहीं मिल पा रही है, तो उसको लॉ ऑफ एविडेंस जो इंग्लिश आंग्ल का है उसको हम देख लेंगे, ब्रिटिश लॉ जो है उसको देख लेंगे। लेकिन अगर कहीं कंट्रेरी व्यवस्था आ रही है तो इंग्लिश लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वही प्रिवेल करेगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं ऐसी कई बातें होती हैं अक्सर तर्क करते समय न्यायालयों में कि कौन सी लॉ प्रिवेल करेगा। तो जहाँ पे दोनों एक्टों में जो ब्रिटिश इंडिया का था और
एविडेंस एक्ट 1872 जो हम जिसको अडॉप्ट किया हम लोगों ने, अगर वो है, दोनों में विरोधाभास है तो आंग्ल विधि का को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ अब हम बता दें आपको कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है। तो ये एक्ट जो है एविडेंस एक्ट पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, और इसके अलावा एक अप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, आर्बिट्रेशन एक्ट में अप्लीकेबल नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन एक्ट कहीं है तो वहाँ पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ये एक्ट में ही लिखा हुआ है। एक्ट आप लोग पढ़ लेंगे, धाराएं उसमें लिखी हुई साफ साफ। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, प्री में भी आता है, IAS PCS SGS में भी आता है। हमने भी जो परीक्षाएं दी हैं उसमें एक आध दो क्वेश्चन आए हुए हैं कि एविडेंस एक्ट किस सब्जेक्ट में लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको लिखा मिलेगा कि आर्बिट्रेशन के मामले में ये लागू नहीं होता है, और एफिडेविट के मामलों में एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लागू नहीं होता है, और न्यायाधिकरणों पर भी लागू नहीं होता है। एविडेंस एक्ट कोर्ट में ही, इस दो के अलावा एक मध्यस्थ अदालत जिसे आप आर्बिट्रेशन कहते हैं, और एक एफिडेविट, इन दो के मामलों के अलावा ये अन्य न्यायालयों पर ये समान रूप से लागू होती है। जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह है, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होती है, ट्रिब्यूनल पे भी लागू नहीं होती है। एविडेंस एक्ट चूंकि ट्रायल का मैटर माना जाता है, इसलिए इंक्वायरी जहाँ पर होती है, जहाँ जहाँ इंक्वायरी होती है वहाँ पे इसको इन टोटो अप्लीकेबल नहीं करते। अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एविडेंस एक्ट उसी कठिन व्याख्या के साथ अप्लीकेबल किया जाए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, समझना है। परीक्षा में भी आता है, बहस करते समय भी मुद्दे उठते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट में ऐसा लागू नहीं होता। इसलिए ऐसा बता दे रहा हूँ। कभी कभी होता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट में भी, आर्बिट्रेटर में भी आप बहस करते समय बात कहते हैं साहब एविडेंस एक्ट में ये लिखा है, यहाँ पैसा लिखा है। इसको आप ध्यान रखें, इसको लाभ आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे मिलेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आप इसको देखें तो एक चीज़ मैं आप बता दूँ आपको कि जब एक्ट आप पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट, तो उसमें आपको प्रोविजो भी मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। मैं निवेदन यह कर दूँ आपको कि अब यह क्वेश्चन आपके सामने उठेगा कि साहब प्रोविजो कैसे पढ़ा जाए। प्रोविजो को हिंदी में परंतु कहते हैं, और एक्सप्लेनेशन को व्याख्या तो है ही है, और इलस्ट्रेशन यानी दृष्टांत। आपको एक्ट में हिंदी माध्यम के छात्र देखेंगे एक्ट में तो दृष्टांत मिलेगा, इंग्लिश वाले देखेंगे तो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो किसी भी एक्ट की जो धाराएं हैं उनको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो परंतु भी साथ में पढ़ा जाएगा। परंतु भी उसका एक पार्ट है धारा का, और इलस्ट्रेशन भी एक धारा का एक पार्ट है। तो कोई चीज़ अगर कभी कभी न्यायालय में तर्क देते समय जो उस पर इलस्ट्रेशन होते हैं, अगर उस पर ऐसे कोई बात होती है तो उस पर अप्लीकेबल हैं, उनको साथ में जोड़ के आप पढ़ेंगे। परंतु भी उनको साथ में जोड़ के पढ़ेंगे। लॉ को व्याख्या करने का एक नियम और भी है, वो यह कहता है कि अगर किसी एक्ट में कोई चीज़ लिखी हुई है, धाराएं लिखी हुई में है, धाराओं में कोई सेक्शन में कोई शब्द ऐसा दिया हुआ है जिसकी व्याख्या वहाँ पर है, तो उसी व्याख्या को आप पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट को उसी में पढ़ेंगे, जो धाराएं उसमें लिखी हुई हैं उसी तरह से जो शब्द की व्याख्या है उसी में करेंगे। अदरवाइज आप अपने मन से कोई व्याख्या या कोई शब्द आप जोड़ घटा नहीं सकते। अब इसके आगे मैं विस्तार से आपको अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।